Hello children, hope all of us are doing good. Now the topic for today is characteristics of living things. So the key elements that we will cover are living things, non-living things, dead things, characteristics of living things and difference between living and non-living things. अब हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो अलग अलग तरह की हैं. कुछ लिविंग है मतलब उनमें जान है, कुछ नॉन लिविंग है उनमें जान ही नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें जान कभी थी मगर अब नहीं है, यानी कि डेड हैं. इसी तरह से हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो नॉन लिविंग चीज़ों से अलग किन किन चीज़ों पर या बातों पर है. तो हम घिरे हुए हैं लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से. अब लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ में जो एक मेन फ़र्क है कि जो लिविंग चीज़ें हैं चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो या इतनी स्मॉल हो कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते, इन सब का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है. मतलब ये पैदा होते हैं, इनकी एक लाइफ चलती है, ये अपने ही जैसे प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर अपनी लाइफ स्पैन के बाद ये मर जाते हैं. इनके ऑपोजिट अगर हम देखें तो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं है. वो इस तरह से पैदा नहीं होती, वो अपने आप से अपने ही जैसे बच्चे नहीं प्रोड्यूस करते और उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने पर वो मरते नहीं हैं. अब इन दो कैटेगरीज के अलावा तीसरी क्या आती है? डेड चीज़ों की. ये वो वाली चीज़ें हैं जिनमें कभी लाइफ थी, अब नहीं है. अब जैसे हम शूज़ पहनते हैं, चमड़े के बने हैं, ये चमड़ा है क्या? ये उस जानवर की स्किन है जो कभी जिंदा था. इसी तरह से बड़ी बार हमें कोई चीज़ें हैं जो वुड की बनी हैं, टेबल है, चेयर है, वुड की बनी है. अब वुड कहाँ से आई? कोई एक ट्री था जो कभी लिविंग था, अब नहीं है. तो इस तरह से लिविंग, नॉन लिविंग और डेड थिंग्स होती हैं. Now we are surrounded by living and non-living things. But apart from these, there are also certain objects which are called dead things. So let's begin with the living things. Living things are all those plants and animals, whether they are large, small or microscopic. Now they have a certain lifespan, meaning they are born, they live for some time, then produce their offsprings and then die. So for example, man, elephant, banyan tree, bacteria, etc. Now let's come to the non-living things. So non-living things, they do not have a life cycle. Now they do not have parents, they do not reproduce their own kind and they do not grow in size, etc. For example, a piece of stone, a glass tumbler, a chair or a motor car. Now let's come to the dead things. All those things which had a life once but now they show no trace of life. For example, a piece of dry wood, a piece of dry bone or a piece of leather, etc. Here is an interesting fact. Biomes are large regions of the world with similar plants, animals and other living things that are adapted to the climate and other conditions. अब जो लिविंग चीज़ें हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहला आता है कि ये सेल से बनती हैं. चाहे तो ये एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे कि मान लीजिए अमीबा, या फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को देखें तो वो बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स को जोड़ करके बनती हैं. तो सबसे पहले तो लिविंग थिंग्स में ही आपकी यूनिसेल्युलर आ गई, मतलब कि एक ही सेल से बने हुए जिंदा एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स. और फिर आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ गए जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए और हम ह्यूमन बींग्स हो गए, इवन प्लांट्स या ट्रीज हो गए. तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक ही सेल में सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं ना जिनसे कि लाइफ चलती है वो होते हैं. लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है कि छोटे छोटे सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, एक तरह के टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं और एक ही तरह के काम करने वाले ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पहले सेल्स टिश्यूज बनाते हैं,
एक जैसे टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, और जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो भी एक किस्म के स्पेसिफिक फंक्शंस को करता है. Now what are the characteristics of living things? We will begin with the fact that living things are made up of cells. जैसे कि कोई भी बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स को इकट्ठा जोड़ करके बनती है, उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड अ सेल. सो हेंस a cell is the basic structural and functional unit of life. Now they are very small in size and at times you can view them only under a microscope. However, some cells such as the yolk of an egg are large enough to be seen with naked eyes. Now an organism having only one cell is called a unicellular organism, whereas an organism made of many cells is called a multicellular organism. Bacteria, amoeba, euglena and virus are some unicellular organisms. On the other hand, human beings, whale, mango tree, etc. are examples of multicellular organisms. Now, a group of similar cells that performs a particular type of function forms a tissue, while a group of tissues performing a particular function in the body form an organ. And a group of organs interacting with one another to perform a particular life process forms an organ system. Now, take a toothpick and wash it. Rinse your mouth, gently scrape the inner lining of your cheek with the toothpick. Put a drop of iodine solution on a slide and transfer the scrapings on that slide. Put a cover strip over it and observe it under the microscope. You will observe irregularly shaped compartments. These are the cells. अगली और एक खास क्वालिटी लिविंग चीज़ों की ये भी है कि उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड. All the living things need food to stay alive. Now, green plants manufacture their own food in the green leaves by photosynthesis and they are called autotrophs, which means self-producing organisms or plants. Then animals cannot manufacture their own food, so they are called heterotrophs. Hetero meaning different and troph meaning food. They depend on plants and other animals for food. अगली इंटरेस्टिंग क्वालिटी क्या है? लिविंग चीज़ें जितनी हैं वो ग्रो करती हैं टाइम के साथ साथ. जैसे कि जो सीड है उससे पहले सीडलिंग बनता है, वो सीडलिंग ग्रो करता है प्लांट में, ये प्लांट ग्रो करता है पेड़ में, और इस पेड़ में आपके फल आते हैं, फूल आते हैं. इसी तरह से अगर आप बटरफ्लाई देखें तो पहले एग्स होते हैं, एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर अपने आसपास कोकून बना के लार्वा में कन्वर्ट होता है, उस लार्वा के अंदर से यंग बटरफ्लाई ग्रो करके इमर्ज करती है. तो जितनी भी लिविंग चीज़ें या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है जिसमें वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ग्रोथ शो करते हैं. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द लिविंग थिंग्स ग्रो. All living things grow up to a certain period of their life. Seed develops into a plant and then into a tree. A baby grows into an adult, a kitten grows into a cat, and so on. Now, different organisms have different growth patterns. A butterfly lays eggs, the eggs grow into caterpillars, the caterpillars turn into larvae, then into young butterflies, which further grow into adult butterflies. So the whole process is called a life cycle of the butterfly. Soak a few bean seeds in water overnight. Spread the seeds on a thin layer of moist cotton wool on a dish. Leave them for 2 or 3 days. Make sure that the cotton wool is moist. Now you will observe a few seeds have changed into seedlings. On the other hand, if you observe a chair or a table or let us say a pen, you will see that they do not grow in size.
Why? Because these are the non-living things. Similarly, a heap of mud may increase in size, but that happens only when more mud is added to it externally. Now, do you know what local growth is? The growth of a particular area of your body is called local growth. It helps in repair. So when you are wounded, the edges of skin around wound grow and heal. Similarly, अगर फ्रैक्चर भी होता है तो बोन्स जो हैं वो लोकल ग्रोथ की वजह से उनकी रिपेयर होती है एंड दे रीजॉइन. सिमिलरली अगर आप लिजर्ड्स को देखो तो उनकी कई बार टेल कट जाती है, बट देन इट रीग्रोज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. बट अ नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिपेयर बाय इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक में से पेज फाड़ देंगे तो उसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा, वो अपने आप से अपने को रिपेयर नहीं करेगा. Now, hair on the skin or nails on our fingers are non-living, though they seem to grow. The hair or the nail grows because more hair substances or nail substances are added to the roots, and this pushes the rest of the hair or the nail outwards. Only the roots of the hair or the nail are living. अगली क्वालिटी जो है ना लिविंग चीज़ों की, उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है. अब ये रेस्पिरेशन है क्या? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये एक किस्म की एयर या गैस को ब्रीद इन करते हैं और एक किस्म की एयर या गैस को ब्रीद आउट करते हैं. जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं या रिलीज करते हैं. सिमिलरली जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं ये ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. लेकिन सिर्फ यहीं तक ये प्रोसेस नहीं होता. जो हम गैस अंदर ब्रीद इन करते हैं वो गैस क्या करती है, अलग अलग जो फूड हमने खाया है उसको ऑक्सीडाइज करती है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करती है और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है. यही एनर्जी है जो प्लांट्स को या एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को या हम ह्यूमन बींग्स को काम करने के लिए या हमारी ग्रोथ में या डिजीजेस को फाइट करने में हेल्प करती है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिससे हम कोई एयर ब्रीद इन करते हैं, उस एयर की प्रेजेंस में खाना ऑक्सीडाइज होता है और खाने की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है इसको कहते हैं रेस्पिरेशन. Now the fourth characteristic is that living things respire. Now living things need energy for various life processes. They obtain this energy by burning food in the presence of oxygen. The release of energy due to the oxidation of food is called respiration. Now respiration is a chemical process and is performed by the mitochondria of the cells of plants and animals. The process of respiration includes breathing in animals like cows, buffaloes, dogs, cats, and is similar to human beings. Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, which is a part of the respiration process. For example, earthworms breathe through their skin. Fish have gills for using oxygen dissolved in water. Now, the gills absorb oxygen from the air dissolved in water. Now, insects breathe through air holes on their bodies. These are called spiracles. These spiracles are joined to air tubes which are called trachea. Trachea form a fine network that reaches every cell of the body. So, oxygen-rich air rushes through the spiracles into the trachea, then diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide is also thrown out through the spiracles. Now, plants also respire to obtain energy from the food they synthesize by photosynthesis. होता क्या है कि इनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है और इन्हीं की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा से ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल या ब्रीद इन करते हैं. So, carbon dioxide in the presence of chlorophyll in the leaves and sunlight, also taking in water and nutrients from the root, they go through a process called photosynthesis where they produce their own food. They also release oxygen, which is again then released through the stomata. Now, plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them takes place day and night. अब जो next quality है ना living चीज़ों की, वो ये है कि बाहर से लेटर से कोई टच हो, लाइट हो, हीट, साउंड, वाटर
या फिर कोई स्मेल या केमिकल हो, इन चीज़ों को लिविंग चीज़ें जो हैं वो हमेशा रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। Another important characteristic of plants and animals is their sensitivity to response to external stimuli such as touch, light, heat, sound, water, chemical और smell. For example, अगर आप tortoise को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो अपना सिर शेल के अंदर ले लेगा। Likewise, there is this plant called Mimosa pudica. अगर इसको भी आप टच करने की कोशिश करोगे तो लीव्स इसके फोल्ड हो जाते हैं। सो दिस शोज कि अगर आप किसी प्लांट को या टॉर्टोइस को टच कर रहे हैं, उसकी लीव्स फोल्ड हो रही हैं या टॉर्टोइस का सिर अंदर जा रहा है, दैट शोज दैट इट इज सेंसिटिव टू आवर टच। नाउ हियर touch of the finger is the stimulus and the plant or the animal responding is the case because of that stimulus given to it. So in this case, the heat of the hot object is the stimulus and the human being responds by moving his hand away from that hot object. So there are certain animals which are attracted towards light. For example, moths and certain beetles are attracted by light. Now, various plant parts respond by moving towards a stimulus such as sunlight, water or gravity. For example, the leaves and flowers of sunflower plant move by bending towards the sun to face the sunlight. Now, many books give the wrong name Touch Me Not for the sensitive plant Mimosa pudica. The name Touch Me Not actually is used for two other plants. First one is the Mediterranean plant Ecbalium elatrium of the gourd family, with oblong fruits which burst when ripe and forcibly eject the seeds. And the second one is a common ornamental plant, balsam, whose ripe fruits when touched, the seeds scatter. So there is an important activity here. Place a potted plant in a room a little away from the window through which sunlight enters. Continue watering the plant for a few days. Now what happens is that after a few days, you will observe that the plant is not growing straight or upright. In fact, it is going towards the stimulus, which is the sunlight. अब जो next important quality है living चीज़ों की, भाई अब living चीज़ें अगर खाना खाती हैं तो सारा खाना तो body में absorb नहीं होता। जो खाना या पानी या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो absorb नहीं हुई, वो अगर body के अंदर रह जाएं तो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो अनयूज्ड या फिर वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, इसको निकालना भी पड़ता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. नाउ द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. Now all organisms produce nitrogenous or nitrogen containing waste which is toxic or poisonous and must be thrown out of the body. The removal of waste from the body is called excretion. In human beings and other animals like dogs, cats, etc., certain harmful substances like urea are released through urine. Excess water along with salts are given out as sweat through skin. Plants throw out their waste products in the form of gum and the resin etc. With the help of special cells or from the entire surface. Bark of a tree is also a waste product deposited outside. The rate and quantity of waste produced is slower in plants as compared to animals. Due to this reason, plants do not have any special organ for excretion whereas animals do. Now, plants can get rid of excess water by transpiration. जितनी भी living organisms हैं, ये हमेशा अपने बच्चे या progeny reproduce या produce करते हैं. तो ये एक इनकी बड़ी ही स्पेशल क्वालिटी है. इससे क्या होता है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज कंटिन्यू करती रहती है. नाउ द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रिंग देयर यंग वंस इनटू द वर्ल्ड. The young ones take the place of the parents in due course of time. This is how continuity is maintained. To continue its existence, every living thing reproduces its own kind. This process is called reproduction. Living things reproduce in different ways. Some plants produce seeds that grow into new plants. Some plants like mushrooms
reproduce from seed-like spores. Still other plants grow directly from a parent plant. Human beings, giraffes, elephants, lions and some other animals give birth to babies. Some other animals reproduce by laying eggs. Now birds, snakes, crocodiles, fishes, hens etc. they lay eggs. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो भी लिविंग चीज़ें हैं जिनमें जान है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है. या तो मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चाहे काम के लिए, खाने के लिए या शेल्टर ढूंढने के लिए या फिर अपने एनिमी से बचने के लिए. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि प्लांट्स. आप कहेंगे कि प्लांट्स और ट्रीज तो एक ही जगह पे हैं. तो होता ये है कि ये जो एक्सटर्नल मूवमेंट्स है ना, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं, उसके अलावा बॉडी के अंदर भी मूवमेंट कंटिन्यूअसली होती रहती है. हम इंसानों को ही देखिए, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहे, मान लीजिए हम सोए हुए हैं, तो कोई लोकोमोशन नहीं है, लेकिन तब भी हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है. इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं, ये कहने को तो वैसे मूव नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा हवा में इनकी टहनियाँ लहराएंगी या फूल लहराएंगे, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती रहती है. नाउ द 8th कैरेक्टरिस्टिक इज दैट मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स मूव. Movement is a characteristic of a living organism. Most animals are able to move from place to place. Now they move in search of food, shelter or to escape from their enemies. This movement is called locomotion. Now to study reproduction in a potato tuber, just take a potato tuber with buds on it and take a soil in pot, then water and knife is also required. Now cut the part of the potato tuber with buds intact on it. Put soil in the pot, place the cut part of the potato tuber in the pot, sprinkle water to it so as to make the soil wet. Now keep it in sunlight for some days. After some days, a new potato plant will start to develop. This shows reproduction in potato tuber occurs through bud. Now we were talking about movement earlier. Now the movement is not necessarily locomotion, that is moving from one place to the other. Now organisms like plants, they remain fixed to their place. So, but they also show movement within their body. Similarly, when animals or human beings, they appear to be at rest, at that time, certain activities or movements are happening inside the body, such as breathing and circulation of blood, etc. So, locomotion, whenever it occurs, is the result of movement of the internal organs, such as the movement of muscles and bones. Even very small animals like the microscopic amoeba shows almost continuous movement. Plants are stationary, but they also show movements of certain parts. For example, roots bend towards moisture in the soil. A twister slowly turns around a support. Many non-living things also move, but such movements are not self-induced, that is not produced from within, and they are not for the welfare of the respective matter. On the other hand, the movements of a living thing are for a definite purpose and contribute to the organism's welfare, and these movements originate from or within the organism. Now, let us look at the difference between living and non-living things. Living things are made up of cells. Non-living things, cellular structure is absent. Living things require food. Non-living things do not require food. Then living things can move from one place to another on their own. Non-living things do not move on their own. Living things are sensitive. Non-living things are not sensitive. Living things can respire. Non-living things do not respire. Living things excrete waste products. Non-living things, waste products are not formed at all. Living things grow, non-living things cannot grow. Living things reproduce, non-living things do not reproduce. Then living things have a definite lifespan, whereas non-living things do not have a definite lifespan. So let us look at the key takeaways from this chapter. Living things include all kinds of plants and animals, whether they are large, small or microscopic. Non-living things do not have a life cycle. Cell is the basic structure and functional unit of life.
Autotrophs manufacture their own food by photosynthesis, and respiration is performed by the mitochondria of the cells of plants and animals. So I hope all the information given in this chapter is clear and it is easy for us to now answer questions based on the topic.